हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज PWD पार्ट 9 का वीडियो। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की डिपार्टमेंट ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट का एक पेपर आपको PDF फॉर्मेट में दिया है। तो सबसे पहले आपको जाना है महापरीक्षा.government.in के साइट पर आपको जाना है। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, आप वो डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसका पैटर्न देख सकते हैं और उसका टफनेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वहाँ पे जो बताया है, चलो मैं आपको वो पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो कि ऐसा एक पेपर है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने मॉक टेस्ट का पेपर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है कि द क्वेश्चन पेपर इज़ ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस। सबसे पहले आपको ये सूचित यानी आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए पेपर दिया है एंड इंटेंडेड ओनली फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, इट डज नॉट इन एनी वे वाउच फॉर द करेक्टनेस डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन यूज। तो देखो कि यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया है और आप यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि ये पेपर ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ना कि कोई दावा करता है कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन्होंने पैटर्न दिया है कि इसमें टेक्निकल कितने हैं, यानी टेक्निकल दिए है, मराठी दिए है, पूरे रीजनिंग आपको यहाँ पे दिए है, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए है। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं इसका पैटर्न कैसा आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आपका पैटर्न यहाँ पे कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 100 अवेलेबल क्वेश्चन है। ठीक है, आप वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम अभी हमारा PWD पार्ट 9 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखो कि मैंने ऐसा सोचा है कि हम ट्यूटोरियल बेस पे ही थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम PWD पेपर 9 एक मिनट हम बहुत दिनों से PWD पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो हमारा एक ही पेपर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने ऐसे सोचा है कि इस पेपर को सॉल्व करने से बेहतर है कि ट्यूटोरियल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि ट्यूटोरियल से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा और टेक्निकल भी हमारे पूरे कवर हो जाएंगे। नॉन टेक्निकल का पार्ट भी मैंने लेने का सोचा है। ठीक है, मेरे को एक बुक मिली है, उस बुक से हम करेंगे नॉन टेक्निकल का पार्ट। उसमें मराठी भी है, अच्छी तरह से मराठी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, वहाँ पे रीजनिंग भी दिया है और कभी कभी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, ओनली फॉर प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, और आप भी वो बुक देख सकते हो, नवदीप पब्लिकेशन की बुक है और अलग अलग डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं। मेरे को ये बुक मिली है सेंट्रल बुक डिपो में, तो मैं इस बुक को परचेस करूँगा कल। और इस पर मैं मराठी, इंग्लिश और जो कुछ आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है वो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको कवर करके दूंगा। ठीक है, बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, एंड सॉरी फॉर डिले द वीडियो। चलो हम अभी हमारा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आप यहाँ पे बोला है कि देखो कि मैंने कुछ आपके लिए 5-6 क्वेश्चन का कंटेंट निकाला था, उसी कंटेंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सभी को मैं ओवरलुक करूँगा। ठीक है, और आज का जो 23/6/2018 का जो पेपर मैं आपको पूरा कर लेता, पूरा इसको मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ ओवरलुक करके दूंगा और जो कुछ 5-6 क्वेश्चन है मैं उनको एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, और बाकी के पेपर ओवरलुक करके दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, टफ है कि नहीं है, कहाँ से लाया है क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वो सब यहाँ पे बताऊंगा।
सिर्फ ओवरव्यू करके दूंगा, ठीक है। चलो हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कि सबसे पहले कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल, तो यहाँ पे बोला है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कौन सी है ग्रुप इंडेक्स के लिए, सॉइल के लिए, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है इसके लिए ग्रुप इंडेक्स की 0 होती है और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 20, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 20, ठीक है। और हम ये हम ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हम निकालते हैं सॉइल के सबग्रेड के लिए। सबसे पहले हमको ध्यान में कंसेप्ट रखना है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि सॉइल की सबग्रेड वैल्यू हमको पता करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी है सबग्रेड की, इसका हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हम ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, तब जो सबग्रेड की जो क्वालिटी होती है वो होती है लो, ठीक है, यानी पुअर होती है। जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू लो रहती है तब क्या होता है कि सबग्रेड की जो क्वालिटी होती है वो होती है ज़्यादा, ठीक है, हायर होती है, और उसको हम बोलते हैं कि क्वालिटी ज़्यादा यानी हायर उसकी शीयर स्ट्रेंथ होती है सबग्रेड की, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तब सबग्रेड की क्वालिटी कम होती है, जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम होती है तब सबग्रेड की क्वालिटी ज़्यादा होती है, उसकी शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बस आपको ध्यान में रखना है। देन रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था, वो आप भी वो ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट भी फार्मूला पूछा जा सकता है। तो देखो कि ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला क्या है कि 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 स्मॉल bd, ठीक है। ये फार्मूला है आपके लिए ग्रुप इंडेक्स का, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स का एक फार्मूला है और एक फार्मूला है, यानी सेम फार्मूला है। तो कैपिटल F माइनस 35 इन ब्रैकेट 0.2 प्लस 0.005, ठीक है, AC कंटिन्यूस में, ठीक है। लिक्विड लिमिट माइनस 40 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 0.01 इंटू बी इंटू डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा ग्रुप इंडेक्स के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है परसेंटेज ऑफ द सॉइल पासिव नंबर 200, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो स्यू जो यूज़ की जाती है परसेंटेज ऑफ द सॉइल जो पास होती है थ्रू 200 की स्यू होती है, ठीक है। बस आपको यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखो कि जब ग्रुप इंडेक्स मेथड का यूज़ करके हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उस डिज़ाइन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ वहाँ पे दी थी, तो मैंने वो भी आपके लिए कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो भी आप ध्यान में रख लीजिए, आप वो लिख लीजिए। तो देखो कि सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, उस टेबल में लिखता हूँ कि टाइप ऑफ अ सॉइल, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल लिख लेता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया वैल्यू। तो देखो कि फॉर गुड सॉइल, ठीक है, गुड सॉइल के लिए जो ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होती है 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। और फेयर सॉइल के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए वो होती है 2 to 4, ठीक है, 2 to 4। देन पुअर सॉइल के लिए जो ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 to 9। और वेरी पुअर सॉइल के लिए जो ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 to 20। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम होती है तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ द सॉइल क्या होती है, अच्छी होती है। और जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सबग्रेड की जो वैल्यू होती है, सबग्रेड की जो क्वालिटी होती है वो होती है वेरी पुअर सॉइल, ठीक है। आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो कि आपको इतनी वैल्यू क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो वो टाइप ऑफ सॉइल कैसी रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे फॉर गुड, फेयर, पुअर, वेरी गुड, वेरी पुअर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, वो होगा आपका फॉर गुड, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, सिंपल है, ठीक है। और देखो कि और जो सेकंड आपका जो डिज़ाइन था, यानी जो सेकंड अभी मैंने आपको जो बताया था ना वैल्यू, वो हो गया आपका, एक मिनट, वो हो गया आपका फर्स्ट वाला। देन सेकंड डिज़ाइन में आपको दिया था कि नंबर ऑफ द व्हीकल पर डे, ठीक है, आपको दिया कि नंबर ऑफ व्हीकल
पर डे दिया था। तो देखो कि नंबर ऑफ़ व्हीकल पर डे भी आपको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल पर डे, नंबर ऑफ़ व्हीकल पर डे, ठीक है। तो देखो कि जब नंबर ऑफ़ व्हीकल इज़ लेस दैन द 50 होता है तो वहाँ पे क्या होती है, लाइट ट्रैफिक होती है, ठीक है। यहाँ पे होती है लाइट ट्रैफिक। देन 50 टू 300 के बीच में जब व्हीकल पास होते हैं तब होती है वो मीडियम ट्रैफिक, और ग्रेटर दैन 300 जब व्हीकल जब पास होते हैं तब वो होती है हेवी ट्रैफिक। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इजी है, ठीक है, ठीक है। और अब बाद में देखो कि ग्रुप इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ग्रुप इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आ सकता है वो एग्जाम में, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि ग्रुप इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो कि सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ द मटेरियल पासिंग 75 माइक्रोन स्यू, जो अमाउंट ऑफ मटेरियल होते हैं वो पास करते हैं थ्रू 75 माइक्रोन के स्यू में से। और दूसरा है लिक्विड लिमिट, ठीक है, सबसे और सेकंड है लिक्विड लिमिट, ठीक है। देन थर्ड है आपका प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, थर्ड है आपका प्लास्टिक लिमिट। जो ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू होती है, जो ग्रुप इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द सॉइल, अमाउंट ऑफ द मटेरियल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, और सेकंड है आपका लिक्विड लिमिट, और लास्ट है आपका प्लास्टिक लिमिट। समझ गए इतना। और जो अभी मैंने आपको ग्रुप इंडेक्स के जो बारे में बताया वो होता है अंडर आस्टो के अंडर में होता है, ठीक है, आस्टो। तो आस्टो क्या होता है कि आस्टो यानी होता है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स, ठीक है, ये हो गया आस्टो के अंडर में, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ गया, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी ग्रुप इंडेक्स की वो क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 20 रहेगी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो कि यहाँ पे दिया है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। x इज ग्रेटर दैन 10 एंड x इज लेस दैन 20, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लिस्ट। सबसे कम फ्रैक्शन कौन सा होना चाहिए। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका सी करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं आपकी रीजनिंग का भी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और देखो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का मॉक टेस्ट आ गया है। तो देखो कि जो उसकी 15 लास्ट डेट थी ना वो चली गई, और देखो कि जल्दी ही आपकी हॉल टिकट आ जाएगी, ठीक है। तो आप जल्दी से उसका प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे। ऐसा बेयरिंग ऑफ द लाइन हम मेजर करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, उसको हम बोलते हैं फोर बेयरिंग। और जो हम बैक में करते हैं उसको हम बोलते हैं बैक बेयरिंग, उसको हम बोलते हैं प्रीवियस बेयरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यानी हम जो बैकली प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे करते हैं उसको हम बोलते हैं बैक बेयरिंग, और प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इन द डायरेक्शन ऑफ द मेजर्ड लाइन या द बियरिंग ऑफ द लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, उसको बोलते हैं फोर बियरिंग, ठीक है। देन आपको यहाँ पे वो बोला है कि यहाँ पे देखो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स यूज इन द एंड्रॉयड स्मार्टफोन, ठीक है। जो स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर होता है हम जो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के मोबाइल में, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, तो वो कौन से कंपनी बनाती है, कौन सी कंपनी द्वारा उसका बनाया जाता है। तो उसका आंसर होगा ए वाला, डी, ठीक है, कॉलकॉम, ठीक है। कॉलकॉम इज द कंपनी विच इज मैन्युफैक्चर द स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इन एंड्रॉयड स्मार्टफोन, ठीक है। सबके मोबाइल में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, which of the following statement is incorrect regarding the assumption made in the derivation of the Bernoulli's equation, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो आंसर होगा द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, फ्लो इज कॉम्प्रेसिबल। तो देखो कि इसमें क्या होता है, देखो कि यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट,
इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। इनकरेक्ट ने बोला कि यहाँ पे कौन सा गलत है। रिगार्डिंग द अजम्पशन मेड इन द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, तो यहाँ पे ये गलत होगा कि द फ्लो इज कॉम्प्रेसिबल। कभी फ्लो कॉम्प्रेसिबल नहीं रहता है बर्नौलीज इक्वेशन में, तो फ्लो इज ऑलवेज इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। द फ्लो इज ऑलवेज इनकॉम्प्रेसिबल, ये आपको पता होना चाहिए। और द फ्लो इज स्टेडी ये करेक्ट है, फ्लो इज आइडियल भी करेक्ट है, और फ्लो इज ये रोटेशनल ये भी क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे जो गलत होगा ये होगा आपका द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, समझ गया। तो देखो कि बर्नौलीज सबसे पहले हमें यूलर्स इक्वेशन पता होना चाहिए कि यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि देन उसको हम क्या करते हैं। देखो कि बर्नौलीज इक्वेशन जो जनरेट हुआ है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन जो जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है यूलर्स इक्वेशन से, ठीक है। और यूलर्स इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तभी हमको बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो कि हमको सबसे पहले कौन सा, हाँ, यूलर्स इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए कि यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो यूलर्स इक्वेशन आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन का मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताता हूँ कि डी पी, ठीक है, चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे है डेंसिटी, देन प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका यूलर्स इक्वेशन का फार्मूला। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी हमको बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला मिल जाएगा। तो देखो कि सबसे पहले हम यूलर्स इक्वेशन के कुछ अजम्पशन देख लेते हैं कि सबसे पहले अजम्पशन यहाँ पे दिया है कि द फ्लो इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है। जो फ्लो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। द फ्लो इज स्टेडी होता है, ठीक है, द फ्लो इज स्टेडी होता है एंड अलॉन्ग विद द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। जो अलॉन्ग विद द स्ट्रीम लाइन होता है द फ्लो क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड स्टेडी होता है। तभी हम क्या लिखते हैं कि dv/dt इक्वल्स टू 0, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0। देखो कि कोई भी जो पैरामीटर होता है हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, टाइम जब करते हैं, विथ रिस्पेक्ट हम जब टाइम जब करते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए इतना। देन सेकंड असम्पशन यहाँ पे दिया है कि द फ्लूइड इज होमोजीनियस, जो फ्लूइड होता है वो होता है होमोजीनियस, ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो होता है होमोजीनियस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। जो कुछ फ्लूइड होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। और जो हम फ्लूइड जो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो पाइप में जब हम फ्लूइड जब कंसीडर करते हैं उसकी जो डेंसिटी हो जाती है, उसका जो रो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रो। इसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो होती है कांस्टेंट, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड इसका अजम्पशन यहाँ पे दिया है कि द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, ये आइडियल हो गया, ठीक है। नॉन विस्कस मीन्स इट इज़ द आइडियल। देन लास्ट इसका जो अजम्पशन है वो होता है कि द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज़ यूनिफॉर्म ओवर दिस सेक्शन। जो फ्लो का जो वेलोसिटी होता है, जो फ्लो की जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ओवर द सेक्शन, ठीक है। वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। बस इतने 4 अजम्पशन है यूलर्स के, ठीक है। देन हम बर्नौलीज इक्वेशन में बर्नौलीज इक्वेशन का हम देखते हैं, ठीक है। देखो कि बर्नौलीज इक्वेशन हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक पाइप हो गया, ठीक है, ऐसे एक पाइप हो गया, ठीक है, ये सर्कल पाइप, ठीक है। तो इस पाइप का जो डेंसिटी होता है यानी इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो देखो कि हम ये जो रो होता है, ये जो डेंसिटी होता है वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ना ही प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, ना ही टाइम टू टाइम चेंज होगी, क्योंकि फ्लूइड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है। फ्लूइड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है। आगे ध्यान में, ये जो डेंसिटी होगी ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। देखो कि मैं यहाँ से एक सेक्शन लेता हूँ, ये हो गया इसका सेक्शन 1 ये हो गया इसका सेक्शन 2 हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ से देखो कि ये क्या होगा, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेटम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटम। इस पॉइंट से लेकर नीचे तक ये हो गया आपका Z1, ठीक है। और इस पॉइंट से इसका हो गया Z2, ठीक है,
ये आपका Z2 आ गया ध्यान में। और इस पाइप के सेक्शन में से जो फ्लूइड जो फ्लो होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है V1, प्रेशर उसका होगा इसका P1 और इसका जो वर्क डन होगा W। ठीक है, सेम हियर कि अनदर पाइप के एंड में V2, ठीक है, V2 और P2, ठीक है, प्रेशर को P2 और वेलोसिटी को V2, बस इतने आपको ध्यान में रखना है। आ गया समझ में, आ गया डायग्राम। देन हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है कि बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले देखो कि बर्नौलीज इक्वेशन ओनली फॉर द परफेक्ट ऑफ द इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड आ गया, ठीक है। रट लीजिए कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, बस इनकॉम्प्रेसिबल ही चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए इतना। तो देन देखो कि आप इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि Z1 प्लस V1 स्क्वेयर बाई 2G प्लस P1 बाई W इक्वल्स टू Z2 प्लस V2 स्क्वेयर बाई 2G प्लस P2 बाई W इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। लिख लिया आपने, ये हो गया आपका बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला। और ये जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है वो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए हम अप्लाई करते हैं, वेंचुरी मीटर के लिए, वेंचुरी मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, ओरिफिस मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओरिफिस मीटर के लिए अप्लाई करते हैं। देन लास्ट है पाइटॉट ट्यूब, पाइटॉट ट्यूब के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बस समझ गए इतना पॉइंट, ठीक है। देन और एक जो फार्मूला होगा बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द रियल फ्लूइड के लिए, जो बर्नौलीज इक्वेशन का जो फार्मूला होगा रियल फ्लूइड के लिए वो क्या होगा, P1 बाई W प्लस V1 स्क्वेयर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाई W प्लस V1 स्क्वेयर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HL, ठीक है। लॉस ऑफ हेड एनर्जी बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, आ गया ये समझ में। रियल फ्लूइड में, ठीक है, रियल फ्लूइड में हेड लॉस आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, समझ गए, बस इतना कंडीशन समझ गए आपको, बस। देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यहाँ पे दिया है कि द प्रिंसिपल, एक 1 मिनट, हाँ, द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बार कैरिंग डायरेक्ट लोडिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म इज, यहाँ पे बोला है कि सेंट वेकेंट्स प्रिंसिपल, ठीक है। सेंट वेकेंट प्रिंसिपल आपने सुना है क्या? देखो कि ये जो सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आ गया आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, सॉम में से ए ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है, सेंट वेकेंट प्रिंसिपल। तो देखो कि जो ए सेंट वेकेंट जो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब फोर्सेस हम एक्टिंग करते हैं किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो वो बॉडी क्या करती है, रिप्लेस करती है बाय डिफरेंट सिस्टम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम पोर्शन ऑफ द बॉडी। जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते हैं इसके सरफेस की बॉडी के ऊपर, वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देती है फोर्सेस पोर्शन ऑन द सेम बॉडी के ऊपर। ये बोलता है सेंट वेकेंट प्रिंसिपल, ठीक है। और आपको ये हुक्स लॉ तो सभी को पता है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हुक्स लॉ। ये नहीं होगा, जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट आप लगाओगे तब होगा ये हुक्स लॉ, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या बोलना है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, तब क्या होगा, हुक्स लॉ होगा, ठीक है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कि बस मैंने अभी यहाँ तक मैंने कंटेंट निकाला था। तो देखो कि मैंने यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन में 1 मिनट कब गया, हाँ,
देखो कि बर्नौलीज इक्वेशन में कुछ फार्मूले में बताना भूल गया यहाँ पे। तो देखो कि जो बर्नौलीज इक्वेशन में जो मैंने पाइप निकाला था, ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो देखो कि इसमें कौन कौन से एनर्जी लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी लगती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, और क्या लगेगी, प्रेशर एनर्जी लगेगी। दिस इज़ द 3 एनर्जी लगेगी इस पाइप में, ठीक है, आपको पता होगा। तो देखो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो क्या रहेगा, K1 = ½ इंटू रो इंटू V1², ठीक है, ये लगेगा। ये सेक्शन 1 के लिए होगा। सेक्शन 2 के लिए क्या होगा, सेम ½ इंटू रो इंटू V2², वेलोसिटी का सेकंड वेलोसिटी, फर्स्ट में फर्स्ट वेलोसिटी, ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए। देन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा V1 = रो इंटू G इंटू H1, ठीक है। और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, रो इंटू G इंटू H2, ठीक है, आ गया समझ में। देन थर्ड है प्रेशर एनर्जी, क्या रहेगी, प्रेशर एनर्जी रहेगी आपकी P1 और P2 के लिए P2, ठीक है। और हम जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, K2 - K1 करेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे तब हम V2 - V1 करेंगे। और जो मैंने आपको जो W बताया था, जो W में बताया था कि इसमें ऐसा पाइप में W भी आता है, यानी वर्क डन भी आता है, ठीक है, ऑन द लिक्विड के ऊपर। तो वहाँ पे जो W होगा आपका, वो होगा आपका P1 - P2, बस इतने आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यानी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो कि मैंने अभी तक जो भी कंटेंट मैंने अभी निकाला था आपके लिए इस ऑब्जेक्टिव के लिए, वो मैंने सभी आपको बता दिया। तो देखो कि सब अब मैं यहाँ 61 से मैं ओनली ओवरलुक करके देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर हम आज मैं आपको ट्यूटोरियल 2 देने वाला हूँ जियो टेक्निकल के ऊपर, ठीक है, मैं वो ग्रुप में डाल दूँगा। और जिसको भी चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कीजिए 747507291874 के ऊपर। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते, मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, सेकंड ट्यूटोरियल, ठीक है। देन देखो कि यहाँ पे देखो कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर द पुअर टेंशन इन 320 MPa. If the shaft diameter is a double, then the maximum shear stress develop corresponding the same torque will be, यहाँ पे जो आंसर होगा उसका जो यहाँ पे आंसर होगा C, ठीक है, 40 MPa, ठीक है। देन है नेक्स्ट है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिपेंड्स। तो यहाँ पे जो कौन सा फॉलोइंग फैक्टर्स है कि जो इमीडिएट सेटलमेंट करता है ऑफ फुटिंग, जो डिपेंड करता है वो होता है शेप, साइज, रिजिडिटी एंड लोकेशन, ठीक है। शेप, साइज, रिजिडिटी एंड दी लोकेशन के ऊपर फैक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। देन इफ द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स आर इंक्रीज व्हाइल कंडक्टिंग द कॉम्पैक्शन टेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है। जब हम कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स इंक्रीज करते हैं, जब कॉम्पैक्शन टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा इसमें से करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब हम कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं तो उसकी ड्राई डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि इफ़ द वाटर फ्लोज थ्रू द रनर अलॉन्ग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, द टर्बाइन इज कॉल्ड एज द एक्सियल फ्लो टर्बाइन, इसको बोलते हैं हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सर्विंग। देखो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सर्विंग ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, जनरल प्रिंसिपल कौन सा है, जनरल प्रिंसिपल कौन सा है, सभी को ये लर्न हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, दोनों भी, टू वर्क फ्रॉम द होल टू पार्ट और टू लोकेट द न्यूट स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट लीनियर और एंगुलर फ्रॉम द फिक्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। बस इतने सिंपल है, ठीक है।
इसका जो प्रिंसिपल है सर्विंग का, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका की हाँ यहाँ पे दिया आपको रिजनिंग का दिया है की नीचे दिए गए हुए खाली दिलेल्या पर्यायातून व्याकरणाच्या दृष्टीने चुकीचा असलेला पर्याय निवडा, ठीक आहे। तो आपल्याला इथे वाचायचा आहे, नंतर इथे सांगायचं आहे की कोणता पर्याय व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून चुकीचा आहे, ठीक आहे। ते इथे दिलेलं आहे की दुष्काळ वेगवेगळ्या स्वरूपाचा असतो, पाणी धान्याचा सोयीसुविधा कधी ओलसर तर कधी सुकी। यापे तुम्हाला इथे पाहायचं आहे, नेमकं सांगायचं आहे की इथे कोणता पर्याय चुकीचा आहे, ठीक आहे। नंतर अपन पाहूया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है वो करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कि तो पहला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, देन होता है एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ गए इतना कि पहला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हम करते हैं वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम ट्यूटोरियल में सब सब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक है। पहले हम जो टेक्निकल को कंप्लीट कर देते हैं, जो टेक्निकल, अभी आप हमारा जो टेक्निकल पार्ट 2 शुरू है, ठीक है। देन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेटर फॉर फोरकास्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड सिटीज़, ठीक है। सबसे ये देखो कि बहुत ईजी है कि जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो होती है वो वेरी यूजफुल एंड वेरी बेटर होती है फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड सिटीज़ के लिए, बस इतना ही सब ईजी है, ठीक है। देन इफ़ द फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू 1 होता है वो फ्लो कौन सा होता है, क्रिटिकल फ्लो हो जाता है, ठीक है। जब फ्रॉड नंबर क्या होता है इक्वल्स टू 1 होता है तब फ्लो कौन सा होगा, क्रिटिकल फ्लो होगा, ठीक है। देन the ratio of the slope and deflection of the cantilever with a point load at a free end and length L, टेक L इज इक्वल टू, इसका जो आंसर होगा 7/6L, ठीक है। जो स्लोप होता है एंड जो डिफ्लेक्शन होता है कैंटिलीवर विथ अ पॉइंट लोड एट अ फ्री एंड, कैंटिलीवर लोड एट अ फ्री एंड एंड लेंथ इज L इज गिवन, जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होगा वो होगा 7/6L, ठीक है। देन है सॉरी मैंने आपको यहाँ पे गलत बताया, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1.5/L, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड कॉम्प्रेशन इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास एंड वेयर CC is the compression index, there is change in void ratio and stress volume, ठीक है। तो आपको यहाँ में से करेक्ट फार्मूला बताना है जब हम मैग्नीट्यूड कॉम्प्रेशन इंडेक्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी मैंने आगे के ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन नहीं की है, मैं ओनली आपको ओवरलुक करके दे रहा हूँ, ठीक है। देन है कि इफ़ द बिलो फिगर दिए द नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट अक्रॉस द सेक्शन AE, ठीक है, अक्रॉस द सेक्शन AE इज बोथ गिवन स्ट्रेस आर लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर ए, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट के सरफेस में जो कुछ वाटर होता है वो क्या होता है, इवापोरेट होता है बाय द एब्जॉर्प्शन बाय द एग्रीगेट और सबग्रेड जस्ट आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इनटू द फॉर्म इज द कॉज ऑफ द प्लास्टिक श्रिंकेज, इसको बोलते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट और बाय द एब्जॉर्प्शन बाय द एग्रीगेट और सबग्रेड जस्ट आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ द कॉज ऑफ द प्लास्टिक श्रिंकेज, ठीक है। आ गया समझ में ये। देन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटाइल स्पीड इज कंसिडर्ड एज अ लोअर सेफ लिमिट फॉर व्हीकल, कि ऐसी कौन सी ऐसी परसेंटाइल स्पीड है जो हम कंसिडर करते हैं एज अ लोअर सेफ लिमिट ऑफ फॉर व्हीकल के लिए, वो होती है 15th परसेंटाइल स्पीड। 15th परसेंटाइल जो स्पीड होती है वो हम कंसिडर करते हैं एज अ लोअर सेफ लिमिट फॉर व्हीकल के लिए, ठीक है। आ गया समझ में। देन नेक्स्ट है कि फाइंड द वर्ड
1 मिनट, हाँ, फाइंड द वर्ड दैट हैज़ बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा दिस इज द फ्लूमॉक्स। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। देखो कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ पाइप फॉर द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू द सर्कुलर पाइप इज पैराबोलिक। ठीक है, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द पाइप में से फॉर द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू द सर्कुलर पाइप इज द पैराबोलिक। क्या होती है, इसका शेप होती है। ठीक है, जो सर्कुलर पाइप जो होता है उस जो फ्लो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। देन नेक्स्ट है कि इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड, जो स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड में लोकल एक्सीलरेशन इज जीरो रहता है। ठीक है, जो स्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड में लोकल एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे दिया कि यहाँ पे दिया की दिलेल्या पर्यायातून सर्वात योग्य मन वाक्यप्रचार निवडून प्रश्नातील रिकाम्या जागा भरा। मुजोर गिरणी मालक व भांडवलशाहीला शरण गेलेल्या सरकारची संप दंडपून टाकण्याची भूमिका। यामुळे 1982च्या दीर्घकाळ चाललेल्या ऐतिहासिक संपामुळे कामगारांच्या संसाराची आणि त्यांच्या कुटुंबाची, इथे तुम्हाला पाहायचा वाचायचा आणि त्यांनी दिलेला आहे की अण्णांदशा झाली। ठीक आहे, करेक्ट आंसर आहे। देन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंफ ऑफ कोन। ठीक है, तो इंफ ऑफ कोन क्या डिटरमाइन करता है कि सेटलेबल सॉलिड। ठीक है, सेटलेबल सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय इंफ ऑफ कोन, सेटलेबल सॉलिड। देन है नेक्स्ट है इन अ काउंटर फोर्ट द रिटेनिंग वॉल, इसका आंसर होगा सी, द टू स्लैब इज डिजाइन एज अ कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, कैंटिलीवर स्लैब। देन नेक्स्ट है कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू, ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी विच एवर इज लेजर। ठीक है, द टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी विच एवर इज लेजर। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी विच एवर इज लेजर। देन नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट apparatus is used for the determination of the liquid limit of a soil। सिंपल इजी है। ठीक है, कौन सा है, कैसंग्रेंड एपरेटस। मैंने आपको बताया था कि कैसंग्रेंड एपरेटस क्या करता है, लिक्विड लिमिट निकालता है। ठीक है, लिक्विड लिमिट निकालता है कौन, कैसंग्रेंड एपरेटस, वो ब्लू वाला। ठीक है, ब्लू वाला होगा आपका कैसंग्रेंड एपरेटस। देन नेक्स्ट है कि द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, the moment of the inertia for a rectangular with width v and depth d is equal to base of, यहाँ पे आपको b दिया है, यहाँ पे आपको d दिया है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो क्या होगा आपका BD3/3। ठीक है, BD3/3, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर एंड विथ b एंड dd इक्वल टू टेक बेस b along b। ठीक है, BD3/3। देन नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला कि विथ अबाउट द बेस बोला है। ठीक है, तो अबाउट द बेस जब बोला है तो इसका आंसर रहेगा BD3/3 रहेगा, और जब एक्सिस में से बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा, BD3/12 रहेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जल्दी में से आप जल्दी में लोग क्या करते हैं कि BD3/12 को टिक कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर विथ विड्थ b एंड लेंथ d इज अबाउट द बेसिस। ठीक है, तो वो होगा BD3/3। ठीक है, और एक्सिस पे बोला होगा तो BD3/12। Then the summation of consistency index, the summation of the consistency index and liquidity index is always unity। जो कुछ समेशन होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का एंड लिक्विडिटी इंडेक्स का जो समेशन होता है वो होता है इज ऑलवेज यूनिटी होता है, 1 होता है। देन है बाय ऑर्थोलिडाइन टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि फ्री रेसिडुअल क्लोराइन, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोराइन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ। बाय ऑर्थोडोनाइट टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइन। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन हम निकालते हैं और कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन हम निकालते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशन है, हम उसके हम काइनेटिक विस्कोसिटी हम निकालते हैं। इसका आंसर होगा L²/T-1, ठीक है। देन द सीजीएस यूनिट ऑफ अ डायनामिक विस्कोसिटी, जो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड का जो यूनिट होता है डायनामिक विस्कोसिटी के लिए, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका बी, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड एट द डाइन इंटू सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन पॉइजे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, देखो कि मैं ओनली में आपका ओवरलुक करके दिया रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है कि इफ एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, द टर्बाइन इज नोन एज अ इम्पल्स टर्बाइन। यानी इफ द इनलेट ऑफ द टर्बाइन द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, द टर्बाइन इज नोन एज अ इम्पल्स टर्बाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि द कोल्ड वार वॉज प्राइमरली ड्यू टू द टेंशंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि द कोल्ड वार, जो यानी यहाँ पे दिया आहे की मराठी दिला आहे की शीतयुद्ध हे खालीलपैकी कोणत्या 2 देशांमधील तणावामुळे झाले होते। त्याच्यामध्ये दिला आहे की युनायटेड स्टेट्स अँड सोवियत यूनियन, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि फॉर कंडक्टिंग द लाइट कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट शुड बी द वेट ऑफ हैमर इन केजी, ठीक है। तो जो वेट ऑफ द हैमर होता है वो केजी में होता है 2.6, ठीक है, 2.6 होता है, ठीक है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में मैं आपको ट्यूटोरियल में आपको कवर करके दूंगा कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है, उसका जो हैमर का वेट कितना होता है, कैसी कंडीशन रहती है, ठीक है। मैं सब वो ट्यूटोरियल में बता दूंगा। हम ओनली ट्यूटोरियल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब हम निकालेंगे और सब हम ट्यूटोरियल में दे देंगे, ठीक है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव दिए, मैं अभी रेफरेंस से कुछ पॉइंट निकालने वाला हूँ, मैं वो आपको बता दूंगा ट्यूटोरियल में, ठीक है। देन द लेवलिंग डन एट द एंड ऑफ द डेज वर्क टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड एज द चेक लेवलिंग, ठीक है। इज कॉल्ड एज चेक लेवलिंग। जो हम लेवलिंग करते हैं एट द एंड ऑफ द डेज ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द डेज वर्क ऑफ द, जब हम लेवलिंग करते हैं देन टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर डे, ठीक है। समझ गए आपको, उसको बोलते हैं चेक लाइन, समझ गए आपको ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट है कि आपका देन नेक्स्ट है आपका कि ब्रेक्सिट मार्क्स द एग्जिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यामध्ये आहे की ब्रेक्सिटमुळे खालीलपैकी कोणता देश युरोपियन युनियनमधून बाहेर निघाला, तर इथे तुम्हाला आन्सर दिला आहे की UK, इंग्लंड, ठीक है। UK, ठीक है, UK सी, ठीक है, हा देश बाहेर निघाला, ठीक है। कशामधून बाहेर निघाला, ब्रेक्सिटमुळे, ठीक है। देन मराइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। जो मराइन सॉइल होती है ट्रांसपोर्ट होती है एंड डिपॉजिट भी होती है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, कौन सा एजेंट होता है, ठीक है, वो होता है सी, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया आपको रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, आपको अभी पढ़ना है ध्यान से, और इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर रहेगा ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर, 14 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर अ फुल्ली डेवलप लैमिनर फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप इज 2। जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की करेक्शन फैक्टर के लिए, करेक्शन फैक्टर फॉर अ डेवलप लैमिनर फ्लो के लिए थ्रू सर्कुलर पाइप इज 2 रहेगी, ठीक है। 2 इज द वैल्यू रहेगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। देन नेक्स्ट है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट अमॉन्ग द 4 मेंशन बिलो, ठीक है। ये इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट
प्लॅनेट आहे. ठीक आहे. खाली उल्लेख केलेल्यापैकी सर्वात लहान आकाराचा ग्रह कोणता? हे सगळ्याला माहीत आहे की मंगळ ग्रह आहे. ठीक आहे. मंगळ ग्रह हा जो मार्स असतो हा खूप लहान असतो. ठीक आहे. लहान असतो. ठीक आहे. देन आहे की द मेन वर्ड इज फॉलो बाय अ सेंटेन्स हायलाइटिंग इट्स युजेस. ठीक आहे. फ्रॉम द अमॉन्ग द 4 ऑप्शन चूज वन दॅट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द मेन वर्ड. त्यामध्ये क्युपिडिटी, द साइट ऑफ द मनी अराउज हिज क्युपिडिटी. इसका आंसर होगा प्रोडिजिलिटी. ठीक है. देन है कि फ्रॉड नंबर इज, FM का क्वेश्चन है. ठीक है. मैं FM में आपको कर दूंगा कि फ्रॉड नंबर कितने होने चाहिए. ठीक है. क्या होता है फ्रॉड नंबर का फार्मूला क्या है, सब मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा ट्यूटोरियल में. ठीक है. हम ट्यूटोरियल पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. देखो कि द फ्रॉड नंबर इज रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स. ठीक है. फ्रॉड नंबर इज द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स. ये वाला करेक्ट आंसर होगा. देन नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट वॉज ॲट. इथे म्हटलं की भारतातील पहिली यशस्वी भूमिगत अणुबॉम्ब चाचणी येथे केली होती. कुठे केली होती? इथे जो आन्सर आहे ते तुमचं पुढे गेलं आन्सर. हां, पोखरण आणि राजस्थान. ठीक आहे. पोखरण आणि राजस्थान, माझा पण थोडा जीके कमी आहे. ठीक आहे. पोखरण आणि राजस्थान इथे काय केलं आहे, भारतातील पहिली यशस्वी भूमिगत अणुबॉम्ब चाचणी केलेली आहे. ठीक आहे. देन आहे लास्ट आहे सगळ्यात तुमचं, इथे तुमचा पेपर आता संपत आहे की व्हाईल कंडक्टिंग द हेवी कॉम्पॅक्शन टेस्ट ॲज पर द इंडियन स्टँडर्ड स्पेसिमन इज प्रिपेअर्ड इन द हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द सॉइल. 5 लेयर्स. ठीक है. ओनली 5 लेयर्स फॉर कंडक्टिंग हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. जब हम हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट हम करते हैं एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्पेसिमन होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, तो हाउ मेनी लेयर्स हम, कितने लेयर्स हम लेते हैं? ओनली 5 लेयर्स हम लेते हैं. बस इतना ही. यहाँ पे ये जो पेपर है ये 23/6/2018 का यहाँ पे पेपर आपका एंड हो गया. ठीक है. कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ओवरलुक करके दिए. ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते. और हम नेक्स्ट पेपर भी हम नेक्स्ट डे देखेंगे. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे भी ये पेपर हो गया. तो देखो कि इसी डे का, इसी यानी 23/6/2018 का इसी डेट का जो सेकंड जो पेपर है 4 बजे का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इन नेक्स्ट डे. ठीक है. सो ओनली मैं आपको ओवरलुक करके दूंगा. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और जो भी इस चैनल पर नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है. सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है. क्योंकि हम जब वो वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है इस वीडियो की. ठीक है. इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको सभी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे. PWD के जितने भी प्रीवियस पेपर है यानी 2018 के, आप सभी को मिल जाएंगे. ठीक है. सभी को मिल जाएंगे. ठीक है.